Hello everyone. So welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So this is the fifth lecture of Advanced Quantum Mechanics for the scattering. So lecture number fifth for Advanced Quantum Mechanics. तो कल मैंने आपको बताया था कि टोटल क्रॉस सेक्शन किस अकॉर्डिंग होता है। अब हम देखते हैं कि हम इसको पार्शियल वेव एनालिसिस में किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड क्या होता है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड से अगर हमें फेज शिफ्ट पता है तो फेज शिफ्ट से हम लोग क्या और कैसे हम लोग स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और टोटल क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये वाली बात है। तो टॉपिक का नाम है एक्सटेंशन ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, मतलब पार्शियल वेव एनालिसिस का थोड़ा आगे का स्टडी, एक्सटेंशन ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। एक्सटेंशन ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। तो इसके बीच में कुछ टॉपिक्स और होते हैं जो आपके काम की नहीं है, वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। ठीक है। तो मैं उनका डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ में लूँगा, वो टॉपिक में अभी नहीं पढ़ाऊँगा। जब कभी हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, फुर्सत होगी तब हम पढ़ेंगे। फिलहाल मैं केवल उतना ही पढ़ाऊँगा जितना एग्ज़ाम में आता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके बीच के कुछ 3-4 टॉपिक्स हैं वो नहीं आते हैं। एक्सटेंशन ऑफ वेव फंक्शन लाइक दिस, तो इंसिडेंट वेव फंक्शन कैसे आता है, स्कैटर्ड वेव फंक्शन कैसे आता है, वो बात की है। उनका रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे और वो रिजल्ट्स डायरेक्टली आपको लर्न भी करने हैं इस डेरिवेशन के लिए, क्योंकि ये डेरिवेशन आता है। हो सकता है शायद इस नाम से डेरिवेशन ना आए, एक्सटेंशन ऑफ स्कैटरिंग, बट हाँ ये आ सकता है कि प्रूव दैट स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ये होता है, या फिर एस्टिमेट डिस्क्राइब द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फॉर द पार्शियल एनालिसिस मेथड, estimate or derive the total cross section in the partial wave analysis method। तो इस टॉपिक में हम लोग स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालेंगे, टोटल क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, क्योंकि ये पार्शियल वेव का पार्ट है, इसलिए पार्शियल वेव एनालिसिस के अंदर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड क्या होता है, पार्शियल वेव के अंदर टोटल क्रॉस सेक्शन क्या होता है, वो हम निकालेंगे। उनके रिजल्ट आपको लर्न भी करने हैं, न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। और क्या बोलते हैं, हाँ CSIR नेट में और गेट में जेस्ट में भी इस टॉपिक के न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। द पार्टिकल एनर्जी, द पार्टिकल एनर्जी फ्रॉम स्कैटरिंग रीजन इट्स फेस वुड बी डिफरेंट। मतलब ये जो पार्शियल वेव एनालिसिस है ना, ये फेज शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये मानता है कि जब स्कैटरिंग हुई है तो उसका फेज कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, उसका फेज कुछ ना कुछ डिफरेंट आया होगा। तो फेज डिफरेंस को यूज़ करके और वो एम्पलीट्यूड, क्रॉस सेक्शन, ये सब मेजरमेंट लेता है। तो इसमें फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज वुड बी डिफरेंट, इसके अकॉर्डिंग स्कैटरिंग वेव का फेज इंसिडेंट वेव से कुछ अलग होगा। फेज वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द केस when there is no scattering, when there is no scattering। इसका मतलब ये है कि अगर स्कैटरिंग नहीं होती है उस स्थिति में क्या फेज है, उस फेज से डिफरेंट है वो फेज जब स्कैटरिंग होती है। सीधी सी बात है। स्कैटरिंग अगर नहीं होती है तो
फेज़ में चेंज बहुत नेग्लिजिबल होगा, बट स्कैटरिंग होती है तो फेज़ में चेंज आएगा, तो दोनों फेज़ डिफरेंट होंगे, फेज़ डिफरेंस होगा। सो हैंस वी नो दैट, अब ये वो चीज़ है जो मैं आपको डायरेक्ट यूज़ करवा रहा हूँ, जो बीच के डेरिवेशन में यूज़ आती है वहाँ से मैं डायरेक्टली यूज़ ले रहा हूँ। हैंस वी नो दैट, आप लोग जानते नहीं हो क्योंकि आपने बीच का काम किया नहीं है, बट हाँ इनको याद कर लेना क्योंकि ये डायरेक्टली यूज़ करते हैं। इनिशियल वेव फंक्शन, इनिशियल नहीं इंसिडेंट लिखोगे तो सही रहेगा। इंसिडेंट वेव फंक्शन इज इक्वल टू, ये L जो होता है ना, ये एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। अब L की वैल्यू जीरो से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, क्योंकि जो इंसिडेंट वेव है ना वो कितनी भी एनर्जी की हो सकती है। L बराबर जीरो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है, और L बराबर जीरो लोएस्ट एनर्जी के लिए काम में आती है। और आपको एक बार बता दूं, पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड लो एनर्जी के लिए सक्सेसफुल है। हाई एनर्जी फिनोमिना में पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड जो है इतना काम नहीं करता, ठीक है ना। तो ये एल की वैल्यू तो वो हो गई। फिर आता है यहाँ पे 2l+1, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिसिटी। ये वाला फैक्टर जो होता है वो मल्टीप्लिसिटी को बताता है। इसका मतलब ये होता है कि एक ही वेव फंक्शन में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी हो सकती है, ठीक है, उसे बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी। और एक होता है आयोटा की पावर एल, इसका इतना कोई खास रोल है नहीं। एक होता है 1/kr, ये जो है एनर्जी डायमेंशन मैच करने के लिए होता है। एक होता है PL cos थीटा, ये लेजेंडरी पॉलिनोमियल कहलाता है। आप लोगों ने 20 सेकेंड ईयर पढ़े होंगे ना स्पेशल फंक्शन, लेजेंड्रे, लागेर, हार्माइट, बेसल, उनमें से ये होता है लेजेंड्रे फंक्शन। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसका इतना कुछ वो नहीं है, मैथमेटिक्स से आता है ये। और एक होता है, ये मेन है साइन वाला फैक्टर, इसमें फेज आता है, तो साइन KR माइनस πL/2। अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे कोई फेज नहीं है साइन के अंदर, जीरो फेज है, मैंने डेल्टा एल कहीं लिखा ना। अगर फेज डिफरेंस आता है तो डेल्टा एल लिखूंगा। तो ये तो इंसिडेंट है, तो इंसिडेंट वेव तो बेचारी मासूम सी हो तो आ रही है ऐसी की ऐसी, तो इसमें कोई फेज में चेंज आया नहीं है। फेज में चेंज तब आएगा जब वेव स्कैटर्ड हो जाएगी। तो स्कैटर्ड होने से क्या हो जाएगा, उस स्कैटर्ड वेव के फेज में चेंज आएगा, तो ये फेज चेंज होगा स्कैटर्ड वेव का। चलो देखते हैं स्कैटर्ड वेव। तो ये तो इंसिडेंट वेव है इसलिए कोई फेज नहीं आया इसमें, है ना। ये तो मैं लर्न करके रखना है, वेव फंक्शन लर्न हो जाएगा अगर तुम इसको टुकड़ों में याद करोगे तो। सो आफ्टर स्कैटरिंग, there is a different wave function after scattering. There is a different wave function and phase shift by delta L, and phase shift by delta L. So the final wave function बस ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फाइनल वेव फंक्शन में चेंज ये होगा कि पहले जो एम्पलीट्यूड था वो 1 था। 1 क्यों था, क्योंकि आने वाली वेव की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी है। हमें मानते हैं कि आने वाली वेव पूरी पूरी है, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 हो गई, इसलिए उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1 था। जाने वाली वेव जो है वो स्कैटर्ड वेव है, वो पूरी नहीं है, उसमें से कुछ ही स्कैटरिंग हो पाएगी, तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी वेव की। इसलिए मुझे यहाँ पे एम्पलीट्यूड लिखना पड़ेगा AL। यहाँ मैंने एम्पलीट्यूड नहीं लिखा था क्योंकि आने वाली वेव पूरी पूरी थी, उसकी प्रायिकता पूरी है, बट
फाइनल वेव में कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, इसलिए मैंने ए लिख दिया। नॉर्मली ए एल का मोड का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी कहलाती है। बाकी वे वैसी की वैसी है, 2l+1 है जो है सो है ही। आयोटा की पावर एल है, वो भी है ही सही। 1/kr पहले भी था, अभी भी है। पी एल कोस थीटा जो है वो भी है ही सही। अब फेस चेंज की बात आती है। मैंने कहा ना ये साइन वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें ही फेस चेंज होता है। तो पहले फेस कुछ नहीं था, अब फेज में चेंज आ जाएगा डेल्टा एल का, तो डेल्टा एल लिख दो। क्वेश्चन नंबर 2। अब कल आपको लिखवाया था मैंने वी नो दैट, ये चीज़ आपने लिखी थी ना कल, वी नो दैट फाइनल वेव फंक्शन बराबर क्या है हमारे पास, इंसिडेंट वेव फंक्शन, स्कैटर्ड वेव फंक्शन। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि स्कैटर्ड वेव फंक्शन इज इक्वल टू फाइनल वेव फंक्शन माइनस इंसिडेंट वेव फंक्शन। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है, तो 1 और 2 से वैल्यू आप 3 में रख दो। और एक और चीज़ ये भी आप जानते हो कि स्कैटर्ड वेव फंक्शन कल लिखाया था मैंने आपको, ये होता है एफ थीटा फाई अपॉन आर, ये कल आपने लिखा था। अब आप इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से वैल्यू 4 में रख दो। तो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 1, 2 एंड 4 कहाँ रखना है आपको, 3 में रखना है, तो रख दो। तो एफ ऑफ थीटा फाई अपॉन आर इज इक्वल टू एल अपॉन 2, डायरेक्ट मत लिखो तुम, चक्कर खा जाओगे वरना। एक काम करते हैं, जो जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लेते हैं। जैसे आयोटा की पावर एल कॉमन है, और क्या क्या कॉमन है, के आर भी कॉमन है दोनों फंक्शन में, साइन फाइनल और इनिशियल में, और पी एल कोस थीटा भी दोनों ही फंक्शन में कॉमन है, साइन फाइनल और इनिशियल में। तो भाई जो चीज़ है वो अलग अलग क्या है, साइन फाइनल के अंदर ए एल एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर कितना है, साइन के आर माइनस एल पाई बाई 2 प्लस डेल्टा एल, ये तो किस में है, फाइनल में। और इनिशियल में ए एल नहीं है, इनिशियल में केवल क्या है, साइन के आर माइनस एल पाई बाई 2, बस इतना ही है। अब एक काम कर सकते हो कि तुम यहाँ पर तो एक्सपोनेंशियल है, बट यहाँ पर साइन कोस है, तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गई। तो इस नाइंसाफ़ी को इंसाफ में बदल दो और साइन को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दो। हम ये बात जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा, ये होता है ना। तो यहाँ पर ये थीटा है, इसको ये थीटा मान लो, इसको भी यहाँ थीटा मान लो, तो इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दो। तो दोनों स्टेप में 2 आयोटा आएगा, यहाँ भी नीचे 2 आयोटा आएगा, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2 आयोटा आएगा, तो उसको बाहर निकाल लो। तो अगली स्टेप क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, एल बराबर 0 से लेके इन्फाइनाइट 2l+1 आयोटा टू द पावर एल, 2 आयोटा बाहर निकालो तो 2 आयोटा के आर पी एल कोस थीटा। अब देखो यहाँ पे ए एल है तो ए एल, अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर माइनस एल पाई बाई 2 प्लस डेल्टा एल
माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा, तो के आर माइनस एल पाई बाई टू प्लस डेल्टा एल, ये ब्रैकेट बंद। अब पीछे भी तो है साइन, उसमें भी तो हिसाब करना पड़ेगा, तो माइनस एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर माइनस एल पाई बाई टू माइनस 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 प्लस के आर माइनस आयोटा के आर माइनस एल पाई बाई टू। चलो ब्रैकेट बंद। अब एक काम कर सकते हैं क्या अपन, एक काम ये करो कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आयोटा प्लस के आर है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आयोटा प्लस के आर है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर है, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आयोटा माइनस में के आर है। तो ध्यान से समझना, अगर मान लो पावर में दो होती है, ए प्लस बी होता है, तुम्हें ये बात तो पता होगी ना कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये बात तुम्हें पता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में देखो हर जगह ये लिखा हुआ है, दो तरह की टर्म। तो अगर मैं कंपेयर द कोफिशिएंट, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर, ध्यान समझना अब इस चीज़ को। यहाँ पर तो एलएचएस में कहीं पर भी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर नहीं है, तो इसका तो कोफिशिएंट जीरो हो गया। मतलब अगर मैं एलएचएस में प्लस जीरो मल्टीप्लाई विद ये लिख दूंगा तो वो गलत थोड़ी है। तो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर कोफिशिएंट तो जीरो हो गया, तो यहाँ तो जीरो हो गया। अब यहाँ पर देखो आप, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर कोफिशिएंट क्या क्या होगा, समझना ध्यान से। तो समेशन तो है ही सही, ये चीज़ तो मल्टीप्लाई में है, ये चीज़ तो क्या है मल्टीप्लाई में है हर जगह, तो इसको तो मल्टीप्लाई में हर जगह लिख ही दो। तो ये तो यहाँ लिख ही दो तुम, समेशन ऑफ 12 प्लस 1 आयोटा टू द पावर एल अपॉन 2 आयोटा के आर एंड पी एल कोस थीटा। अब आ जाओ ऊपर, ये तो मल्टीपल किसका हो गया, आयोटा के आर का, एल, तो इसको छोड़ो। माइनस आयोटा के आर का मल्टीपल माइनस के साथ आ जाएगा एल, और साथ में ये पीछे की टर्म भी तो मल्टीप्लाई में है। मतलब अगर मैं ये बोलूँ इस टर्म को मैं तोड़ूँ तो ये ऐसे टूटेगी, आयोटा के आर डॉट एक्सपोनेंशियल माइनस माइनस प्लस, तो एल पाई बाई टू माइनस डेल्टा एल, ऐसे टूट जाएगी ये टर्म। तो इसका जो मल्टीपल है वो क्या हो जाएगा, दिस टर्म मल्टीप्लाई विद द एल विद माइनस साइन, क्योंकि माइनस साइन आगे लगा हुआ है ना, तो ब्रैकेट लगा लो, माइनस साइन ए एल एक्सपोनेंशियल। बच्चे गलती ये करते हैं कि वो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर भी लिखते हैं, तो बेटा माइनस आयोटा के आर नहीं लिखना है, उसका मल्टीपल लिखना है। तो ये हो जाएगा आयोटा डेल्टा एल, तो इसका मल्टीपल हो गया। सिमिलरली पीछे वाला एक फैक्टर देखो, ये तो आएगा नहीं बट ये आएगा, क्योंकि माइनस आयोटा के आर का मल्टीपल माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा, तो ये प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा एल पाई बाई टू। ठीक है, हो गया काम। अब तुम जो है ये जो फैक्टर, ये सब कांस्टेंट फैक्टर कहलाते हैं, ये सारे फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट है, तो ये जीरो के अपॉन में चले जाएंगे, गर्त में चले गए तो जीरो हो जाएंगे, तो केवल पीछे वाला फैक्टर बचेगा, कौन कौन सा, माइनस ए एल, और एक्सपोनेंशियल को अलग अलग कर लो, तो एक्सपोनेंशियल आयोटा एल पाई बाई टू मल्टीप्लाई विद एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा डेल्टा एल, और यहाँ पर क्या बच रहा है, प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा एल पाई बाई टू। ठीक है, तो एक बात बताओ, फिर से ये चीज़ कॉमन आ गई, एक्सपोनेंशियल आयोटा एल पाई बाई टू, ये भी कॉमन आके और चली जाएगी जीरो के बराबर, तो कितना बचा, माइनस ए एल
एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा डेल्टा एल प्लस 1 बराबर 0। इसको आगे सोल्व करो तो ए एल एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा डेल्टा एल बराबर 1। यहाँ से ए एल निकालो तो नीचे चला जाएगा एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ से और आगे सोल्व करो तो ए एल बराबर कितना आ जाएगा एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा डेल्टा एल, क्योंकि 1 अपॉन में चला जाएगा वो, तो 1 अपॉन में जाके पावर लग जाएगी। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 6। अब अगर मैं इस 6 से वैल्यू को 5 में पुट कर दूँ तो कैसा रहेगा। देखो 5 कहाँ पर है, 6 से वैल्यू को 5 में पुट कर दो, मतलब ये रही आपकी 5, ये वाली इक्वेशन 5 है ना। अगर मैंने यहाँ पर ए की जगह एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल्टा एल पुट कर दिया सपोज, क्योंकि ए की वैल्यू में निकाल चुका हूँ, तो अगर मैंने ये पुट कर दिया तो बेटा एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल्टा एल यहाँ भी आयोटा डेल्टा एल है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एक्सपोनेंशियल की पावर लग जाएगी 2 आयोटा डेल्टा एल। गॉट इट। एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा डेल्टा एल यहाँ पर भी है, फिर एक और आयोटा डेल्टा आ जाएगा मल्टीपल में, तो बेटा जब ये मल्टीप्लाई होगा इस वाली पावर से तो ये क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएगी, गुणा में खाते जुड़ती है, तो ये 2 ऐड, तो ये कर रहा हूँ मैं नीचे ना, तो ये जब मैं नीचे कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ थीटा फाइव अपॉन आर एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ, वो आगे वाले फैक्टर तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, टू एल प्लस 1 अपॉन 2 के आर आयोटा में आयोटा टू दी पावर एल इस आयोटा को ऊपर ले लो क्योंकि नीचे भी आयोटा है ना, चलो बाद में ले लेंगे, ठीक है। और पी एल कोस थीटा, अब ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा, एक बार चेक कर लो क्या क्या बचेगा, पहला ब्रैकेट के आर माइनस एल पाई बाई 2 प्लस 2 डेल्टा एल, के आर माइनस एल पाई बाई 2 प्लस 2 डेल्टा एल, और अगर एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल्टा एल का यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, डेल्टा एल से डेल्टा एल कट जाएगा बिकॉज ये माइनस में है ना, तो ये कट जाएगा, तो माइनस आयोटा के आर माइनस एल पाई बाई 2, सो ये कितना है माइनस, और फिर पीछे वाले फैक्टर भी यहीं से हमारे पास, माइनस एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर माइनस एल पाई बाई 2 एंड प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा, बोलो भैया दो फैक्टर सेम हो गए हो, तो ये वाला फैक्टर भी इससे कट जाएगा, तो अब जो फैक्टर बचे उनको लिख दो। अब इन फैक्टर में भी एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर एल पाई बाई 2 ये सेम आ रहा है, तो ये कॉमन ले लो बाहर, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ गया कॉमन। तो अंदर कितना बचा, यहाँ बचा 2 आयोटा डेल्टा एल और यहाँ बचा 1, ठीक है। अब एक काम और कर सकते हैं हम लोग, इसको भी तोड़ दो दो पार्ट में, या फिर एक और काम करो, अगर मैं ऊपर नीचे एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा डेल्टा एल का मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर और नीचे माइनस आयोटा डेल्टा एल का मल्टीप्लाई कर दूँ, या फिर एक काम करूँ एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल्टा एल का मल्टीप्लाई कर दो और एक्सपोनेंशियल प्लस, तो एक ही बात है, तो 1 ही होता है, इन दोनों का मल्टीपल 1 होता है, तो इससे ये हो जाएगा कि एफ थीटा फाई अपॉन आर एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर इज इक्वल टू
यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हो गया 12+1 अपॉन 2, यहाँ पर आयोटा की पावर L-1 हो गया बिकॉज ये आयोटा ऊपर चला जाएगा ना, तो ये 2 KR, तो ये R से R कैंसिल हो गया, PL cos थीटा एक्सपोनेंशियल आयोटा KR मल्टीप्लाई विद एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा L π/2, तो इससे भी ये कैंसिल हो गया, और एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल्टा L ये मल्टीप्लाई कर दो इस फैक्टर से, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल्टा L माइनस माइनस आयोटा डेल्टा L। तो बच्चों एक काम करें, इसको तुमने गलती कर दिया नीचे, इसको मत लो, ये नीचे सही है, ये 2 आयोटा को ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं हम लोग, 2 आयोटा को ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, ठीक है ना। और एक और चीज़ समझना बच्चों, माइनस आयोटा L π/2 का वैल्यू क्या होता है, कोस L, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, दैट इज एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा π/2 टू द पावर L। इसका मतलब ये हो गया कोस π/2 माइनस आयोटा साइन π/2 टू द पावर L, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कोस π/2 मतलब 0 हो गया, सो 0 माइनस आयोटा की पावर L, या फिर एक काम करो इसको माइनस में लिखो तुम, सही रहेगा, इसको प्लस लिखो और इसको माइनस में लिखो तो ये सही रहेगा, ये प्लस में ये माइनस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये कितना हो गया, आयोटा की पावर माइनस L हो गया। तो मैं इस फैक्टर की जगह आयोटा की पावर माइनस L लिख सकता हूँ। तो अब देखना यहाँ पर तो कितना बच गया, f ऑफ थीटा पाई बच गया, अब यहाँ कितना बच गया, समेशन ऑफ L बराबर 0 से लेके इन्फाइनाइट, ये 12+1, ये 2 आयोटा को अंदर लूँगा मैं, आयोटा की पावर L अकेला रखूँगा यहाँ पे, और इसी के साथ इसका लिखो आयोटा की पावर माइनस L, और ये PL कोस थीटा एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल्टा, ये सब तो लिख दिया मैंने, और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस अपॉन 2 आयोटा, ये साइन बन गया ना, ये ब्रैकेट वाली चीज साइन बन गई, ये इससे कट कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली f ऑफ थीटा फाई बराबर क्या हो गया, समेशन ऑफ L बराबर 0 से लेके इन्फाइनाइट 12+1, और एक के भी था पीछे, के रह गया बेचारा, अपॉन के एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल्टा L साइन डेल्टा L, क्योंकि ये साइन बन गया ना पीछे वाला फैक्टर, और ये हो गया PL कोस, ये तुम्हें लर्न करना है। दिस इज द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फ्रॉम द पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड, इसी से निकलता है क्रॉस सेक्शन, इसी से क्या निकलता है, क्रॉस सेक्शन। अब वो कैसे निकलता है वो मैं आपको कल समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, और क्रॉस सेक्शन निकालना मैं आपको कल बताऊंगा, बट ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हें याद रखना है, जस्ट लर्न दिस फैक्टर, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।